अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा छठा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के ब्रीथिंग का जो एक अमल है, सांस लेने का अमल जो है वो कैसे परफॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, उसको इंशाल्लाह जो है वो आज इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है जी आज का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है हमारे पास वो कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब जो सांस लेने का अमल है वो कैसे जो है परफॉर्म होता है। हमने ब्रीथिंग की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं, फिर आज जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं ब्रीथिंग की। द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेज एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। फिजिकल मूवमेंट से मुराद क्या है कि ये कोई एक केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम, जस्ट एक मूवमेंट होनी है, फिजिकल मूवमेंट होनी है। इसके अंदर बॉडी के पार्ट जो है वो हिस्सा लेते हैं, कोई इसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जो कि एसोसिएटेड है विद गैसेज एक्सचेंज के साथ। गैसेज एक्सचेंज के साथ जो है वो उसका ताल्लुक है, ताकि गैसेज एक्सचेंज क्या है, हवा का अंदर जाना और हवा को बाहर निकालना। तो ब्रीथिंग का काम भी यही होता है कि हवा को अंदर लेके जाना और हवा को बाहर निकालना बॉडी से क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। अब कुछ फेजेज होती हैं, फेजेज ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग का जो अमल है वो कुछ स्टेप्स में होता है। उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं। दे आर टू फेजेज ऑफ ब्रीथिंग। कितनी फेजेज है ब्रीथिंग की? दो। एक का नाम हमारे पास है इनहिलेशन, उसका दूसरा नाम होता है इंस्पायरेशन। दूसरा उसका नाम है एक्सिलेशन, एक्सिलेशन, और उसका दूसरा नाम होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, इनहिलेशन हवा को अंदर लेके जाना क्या कहलाता है, इनहिलेशन कहलाता है। उसका दूसरा नाम क्या होता है, इंस्पायरेशन। एक्सिलेशन क्या होता है, एक्सिलेशन में हवा को बॉडी से बाहर निकालना, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, तो ये दो फेजेस होती हैं ब्रीथिंग की, इनको जो है हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। हम जो है वो एक डिफरेंस के तौर पर जो है वो इन दोनों फेजेस को जो है हम इकट्ठा ही जो है वो स्टडी कर लेते हैं, ताकि हमें जो है वो ज़्यादा हमारा कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर हमारे पास एक तरफ है इनहिलेशन और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्सिलेशन। ये दोनों अमल मिलेंगे तो हमारे पास ब्रीथिंग का जो है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होना है, कंप्लीट होना है। ठीक है जी। अब इनहिलेशन हमारे पास क्या आती है, इनहिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर हवा को लेके जाना क्या कहलाता है, हमारे पास इनहिलेशन कहलाता है। वो वाला अमल जिसके ज़रिए हवा को लंग्स तक लेके जाया जाता है, उस अमल का नाम क्या होता है, इनहिलेशन होता है। अब एक्सिलेशन क्या है हमारे पास, एक्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग एयर आउट फ्रॉम लंग्स। लेटिंग यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि गिवन आउट। ठीक है, मतलब हवा को बाहर निकालना। लीटिंग मीन यहाँ से क्या है, बाहर निकालना। ठीक है, एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, लीटिंग मीन निकालना, मतलब हवा को लंग से बाहर निकालने का जो अमल है उसका नाम हमारे पास क्या है, एक्सिलेशन। मतलब हवा जो है वो नोज से लंग्स तक जा रही है तो उस अमल का नाम क्या है, इनहिलेशन। और लंग्स से हवा जो है वो नोज के जरिए बाहर चली जाएगी, उसका नाम क्या होगा, एक्सिलेशन। ठीक है, इनहिलेशन इज द एक्टिव प्रोसेस। इनहिलेशन में थोड़ा सा हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हमारी बॉडी की जो है वो एनर्जी वेस्ट होती है। एक्सिलेशन इज द पैसिव प्रोसेस। पैसिव में जो है वो एनर्जी जो है वेस्ट नहीं होती। एक्टिव और पैसिव में एक ही फ़र्क होता है कि एक्टिव प्रोसेस एक ऐसा अमल होता है जिसमें बॉडी की एनर्जी लग रही है, और पैसिव जो है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है बॉडी की एनर्जी नहीं लगती। तो इनहिलेशन हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है और एक्सिलेशन जो है हमारे पास पैसिव प्रोसेस है। अब ये अमल कैसे होना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहिलेशन एंड गेट फ्लैटेंड बाय मूविंग डाउन। अब जो डायाफ्रेम होता है, हम कल हमने देखा था कि लंग्स के बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम डायाफ्रेम होता है। जैसे हवा ने अंदर आना होता है उस वक्त डायाफ्रेम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायाफ्रेम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायाफ्रेम की जो है वो शेप इस तरह की होती है, इस तरह करके शेप उसकी होती है, डूम लाइक, गुंबद नुमा। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि रस्सी पड़ी हुई है। अब रस्सी को जो है वो खींचते हैं, तो डायाफ्रेम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बिल्कुल जो है वो इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट फ्लैटेंड बाय मूविंग डाउन, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा नीचे को मूव करते हुए। ठीक है, ये रस्सी ऐसे पड़ी हो तो अब इसको खींचे दोनों तरफ से तो वो बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी। तो डायाफ्रेम के साथ भी ऐसे होता है कि जब उसने इनहिलेशन के दौरान जो डायाफ्रेम होता है वो क्या हो जाता है जी, कॉन्ट्रैक्ट होता है और बिल्कुल जो है वो सीधा हो जाता है। ठीक है जी। इधर अगर हम बात कर लें एक्सिलेशन में, तो डायाफ्रेम रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सिलेशन एंड टर्न इनटू डोम शेप बाय मूविंग अप। एक्सिलेशन के अंदर बिल्कुल उलट काम होना है। अब जो डायाफ्रेम रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन में जो है वो वापस आ जाएगा डोम शेप में, बाय मूविंग अप, ऊपर को मूव करते हुए डायाफ्रेम जो है वो
ऊपर को आ जाएगा। तो आपने इनमें दोनों में डिफरेंस ये याद रखना है कि जब इनहिलेशन होनी है तो डायफ्रेम ने कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है, नीचे को हो जाना है, और जब एक्सिलेशन होनी है तो डायफ्रेम ने वापस जो है वो अपनी जगह पे आ जाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। जब इनहिलेशन होनी है तो जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं जो रिब्स के दरमियान होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सिलेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इधर जो है इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे, इधर जो है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक्सिलेशन के दौरान। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास इनहिलेशन और एक्सिलेशन में है, ये जो इस साइड पे हमारे पास इनहिलेशन है और इस साइड पे एक्सिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज। इनहिलेशन के दौरान क्योंकि हवा ने अंदर आना है, अब जब हवा ने अंदर आना है तो उसको जगह चाहिए, इस वजह से जो लंग्स का एरिया होता है उसका वॉल्यूम होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग इनहिलेशन। ठीक है। मीन्स इट गेट इन्फ्लेटेड। अब इससे मुराद क्या है कि ये वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, ताकि इसके अंदर हवा आए और लंग्स जो है वो इन्फ्लेटेड हो जाए, पूरी तरह हवा से भर जाएं। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सिलेशन। लेकिन एक्सिलेशन के दौरान जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। इससे मुराद क्या है कि मीन इट गेट डिफ्लेटेड, ताकि ये हवा को बाहर निकाल सके। इनहिलेशन के दौरान लंग्स का एरिया इसलिए बढ़ रहा है ताकि हवा अंदर आ सके, ताकि इन्फ्लेटेड हो जाए लंग्स, ताकि उसके अंदर हवा आके लंग्स को भर दे। डिफ्लेटेड इधर हो रहे हैं एक्सिलेशन के दौरान ताकि जो है वो हवा को बाहर निकाला जा सके। ठीक है जी। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज। तो चेस्ट कैविटी का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग इनहिलेशन के दौरान। अगर आप सांस लेके देखें तो आपको लगेगा कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो जो है थोड़ी सी बाहर को आ रही है और वो क्या हो गई है, साइज में इंक्रीज हो गई है। तो चेस्ट कैविटी जो होती है वो इनहिलेशन के दौरान इंक्रीज कर जाती है, लेकिन एक्सिलेशन के दौरान द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज, वो फिर वापस अपनी जगह पे चली जाती है। ठीक है। आप सांस लेके देख भी सकते हैं, अभी आप एक बार सांस लेंगे तो जो चेस्ट कैविटी होगी वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब आप सांस को दोबारा छोड़ेंगे, हवा बाहर निकलेगी तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर जाएगी साइज के अंदर। ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि इनहिलेशन के दौरान डिक्रीज इन एयर प्रेशर, जो लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है इनहिलेशन के दौरान। तो हवा के प्रेशर को बराबर करने के लिए बाहर से फौरी तौर पर हवा आ जाएगी अंदर की जानिब। ठीक है। लेकिन एक्सिलेशन के दौरान इंक्रीज इन एयर प्रेशर, लंग्स का हवा जो लंग्स के अंदर हवा है उसका प्रेशर लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर चीज़ ज़्यादा से कम की जानब जाती है। अब अंदर हवा बहुत ज़्यादा होगी है तो वो हवा जो है वो बाहर की जानब जो है वो मूव कर जाएगी। तो मेन पॉइंट आपने याद रखने हैं कि डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा इनहिलेशन के दौरान, एक्सिलेशन के दौरान डायाफ्रेम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह के पॉइंट जो है वो आप दोनों को कंपेयर करके याद रख लें तो आपका कंसेप्ट जो है वो बन जाएगा। ये डायग्राम दिखाई जा रही है आपको, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास इनहिलेशन है और एक तरफ हमारे पास जो है वो एक्सिलेशन है। अगर इनहिलेशन की हम पहले बात कर लें तो आप ये देख रहे हैं कि डायाफ्रेम जो है वो बिल्कुल सीधा हो गया है, डायाफ्रेम क्या हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, और ये जो रिब्स है हमारे पास ये बिल्कुल जो है वो रिलैक्स नज़र आ रही हैं, इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। इस वजह से आपको साइज भी थोड़ा सा क्या नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है। ये इनहिलेशन के दौरान हवा जो है वो अंदर आएगी, लेकिन इस तरफ देखें तो डायाफ्रेम बिल्कुल जो है वो डूम शेप में हो गया है। ठीक है। तो अंदर का एरिया देखें, यहाँ पे सारी की सारी रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। ठीक है। तो वो आपस में जो है मिल चुके हैं, जिसकी वजह से अंदर का एरिया कम हो गया और हवा का प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया जी, हवा को बाहर निकाला जाएगा और उसका प्रोसेस का नाम क्या होगा, एक्सिलेशन। यहाँ पे जस्ट आप मूवमेंट चेक करें डायाफ्रेम की, डायाफ्रेम बिल्कुल सीधा हो गया इनहिलेशन के दौरान ताकि एरिया जो है वो बढ़ जाए, इधर देखें वापस अपनी जगह पे चला गया ताकि एरिया कम और हवा को बाहर निकाला जा सके। ये एक और डायग्राम के जरिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है। कि इसके अंदर हमारे पास इनहिलेशन और एक्सिलेशन में क्या होता है, इनहिलेशन में जो मेन पॉइंट है वो डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मूव डाउन हो रहा है, और एक्सिलेशन के दौरान जो है मूव अप हो रहा है। देखिए डायाफ्रेम जो है वो बिल्कुल नीचे हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे डायाफ्रेम जो है बिल्कुल ऊपर चला गया। यहाँ पे देखिए ये रिब्स जो हैं वो थोड़ी सी मूव करेगी, बाहर को आ गई हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास, वो रिलैक्स होगी, तो जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है और हवा जो है वो इजीली अंदर आ जाती है। लेकिन इस जानब जो है वो रिब्स मसल जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी और वापस जो है अपनी जगह पे आएंगी, जिसकी वजह से अंदर का एरिया कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास,
हवा को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है जी, तो डायाफ्राम चेक कर सकते हैं आप इस डायग्राम के ज़रिए कि इनहेलेशन के दौरान डायाफ्राम नीचे को आएगा और रिब्स जो है वो बाहर को आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन एक्सहेलेशन के दौरान डायाफ्राम ऊपर को जाएगा, रिब्स भी अंदर को आएंगे, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर दबाव आएगा एक, और उसकी वजह से हवा जो है वो बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट के हमारे पास जो 1 मिनट में जो है वो कितनी बार हम सांस लेते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट की अगर हम बात करें, नॉर्मल से मुराद क्या है कि जब हम रेस्ट में बैठे हुए, जब हम नॉर्मल पोजीशन में बैठे हुए तब जो है वो ब्रीथिंग रेट कितना होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट तब हमारे लंग्स जो है वो कितनी बार इनहेलेशन और कितनी बार एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रीथ 60 to 20 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डैट इज़ एट रेस्ट। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मुराद कि एट रेस्ट, आप बिल्कुल रेस्ट में बैठे हुए, कोई सख्त काम नहीं कर रहे, आप बिल्कुल जो है वो एक रेस्ट वाली पोजीशन में बैठे हुए, तो उस वक्त आपके लंग्स जो है वो 16 से 20 मरतबा जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। उनका जो ब्रीथिंग टाइम होता है वो 16 से लेकर 20 टाइम्स होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग रेट, कि ये जो ब्रीथिंग रेट है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर हर चीज़ जो है वो ब्रेन ने कंट्रोल करनी है, तो ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, उसका नाम क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर। वो सेंटर जो है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो अपने काम को तेज़ कर देता है, और फिर हमारे जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपने याद रखना है कि ब्रीथिंग के रेट को कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और वो सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर के, कैसे मैसेज मिलता है रेस्पिरेटरी सेंटर को कि उसने जो है वो सांस के लेने के अमल को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। कोई मैसेज तो कोई पैगाम जो है वो उनको मिलता होगा, तो वो एक स्टिमुलेशन कैसे होती है रेस्पिरेटरी सेंटर को, उसकी बात हम कर लेते हैं। ग्रेटर द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हार्ड जॉब। जैसे कि हम कोई हार्ड जॉब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है, जो कि एक पैगाम भेजती है किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, सांस लेने के अमल को बढ़ा देता है। अब रिस्पॉन्स ऑफ बाय रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी तो उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर का रिस्पॉन्स क्या होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर send messages to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that excess carbon dioxide present in the blood can remove out of the body। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो हमारी पसलियों और डायफ्राम को मैसेज भेजेगा ताकि वो ब्रीथिंग के रेट को क्या कर दे, बढ़ा दे, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में पड़ी हुई है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैक्सिमम ब्रीथिंग रेट के, जब हम कोई एक्सरसाइज या हार्ड जॉब कर रहे होते हैं उस वक्त जो है हमारे पास ब्रीथिंग रेट जो है वो कितना हो जाता है। तो उसकी अगर हम बात करें मैक्सिमम ब्रीथिंग रेट की, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड अदर हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30-40 टाइम्स पर टाइम। 30 से 40 टाइम जो है वो गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले नॉर्मल की बात करें तो 16 से 20 मरतबा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई अब हार्ड जॉब, ये देखें जो ये इंसान है वो भाग रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ लगाते हैं, तो उस वक्त जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। ठीक है, वो एक्सरसाइज के दौरान, तो उस वक्त जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 30 to लेकर 40 टाइम्स हो जाता है। 30 से 40 जो है वो गुना जो है वो हो जाएगा। तो ये भी एमसीक्यू आता होता है कि नॉर्मल और मैक्सिमम लेवल कितना होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक टेबल है जी, इसमें जो है वो बताया गया है कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में जो गैसेस होती हैं उनकी मिकदार कितनी होती है। इंस्पायर्ड मीन वो वाली एयर जो हम अंदर लेके आ रहे हैं, एक्सपायर्ड मीन जो हम हवा को बाहर निकाल दें। तो जो हवा हम अंदर लेके आते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वो कितनी मिकदार में होती हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो इंस्पायर्ड एयर के अंदर 21% होती है, 21% होती है जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन, और जो हम हवा बाहर निकालते हैं उसके अंदर कितनी होती है, 16% होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है और ऑक्सीजन यूज़ कर लेती है, इस वजह से ये कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इंस्पायर्ड एयर में 0.03% होती है, लेकिन जो हम एयर बाहर निकालते हैं उसके अंदर कितनी होती है, 4% होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है और इस वजह से इसकी मिकदार बढ़ जाती है।
नाइट्रोजन की बात कर लें तो 79% जो है वो इंस्पायर्ड एयर में होगी। एक्सपायर्ड एयर में कितनी होगी? 79%। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, इतनी हमारी बॉडी में जाती है उतनी जो है बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। वाटर वेपर की बात करें तो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मीन के ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होती हैं, एक कॉन्स्टेंट मिकदार में ही ये बाहर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इतने पर, जितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उतना ही हवा का टेम्परेचर होगा, लेकिन जो हम हवा बाहर निकाल लेंगे उसका कितना टेम्परेचर होगा? 37 डिग्री सेल्सिग्रेड, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए जो हवा हम बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर भी कितना होगा? 37 होगा। तो इस बॉक्स को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये बहुत से एमसीक्यू जो है वो इस बॉक्स से बन सकते हैं। उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।